सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपकी अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग की राजन सीरीज के क्वेश्चंस है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। और इन सीरीज को पढ़ने से एक फायदा ये भी होता है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पहले से क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग के एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन एक बार फिर से आपको देखने को मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, पिछले ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए आप लोग के लिए ये सीरीज पढ़ना बहुत जरूरी है। सारे के सारे विषय कंप्लीट हो चुके हैं, हिंदी भी आपका मैं पढ़ा के खत्म करने जा रही हूँ, तो आप लोग को सारे के सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों को आप देखते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं? 55, 52, 50 या 48। तो आप सभी को पता है कितने वर्ण हैं, 52, 52। 2017 में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अयोगवाह किसे कहते हैं? विसर्ग को, अल्प प्राण, महाप्राण या संयुक्त व्यंजन को? तो हम अयोगवाह कहते हैं विसर्ग को, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का द्योतक है? तो रुकना या अर्ध ठहराव, अर्ध मतलब क्या होता है? आधा ठहराव, किस चिन्ह का द्योतक है? योजक, पूर्ण विराम, अल्प विराम या विस्मयादि बोधक का? तो दोस्तों, जो अल्प विराम चिन्ह है इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रुकना। अल्प मतलब कम समय के लिए, विराम मतलब रुकना, तो कम समय के लिए रुकना, यहाँ पर यही बात कही गई है, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि द्योतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है? यानी कि जब बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत अधिक दुख होता है, बहुत ज्यादा किसी से घृणा होती है, तो वहां पर हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशन चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह? तो हम वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन दा जो है ये सही हो जाएगा। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह किस तरीके से होता है? यहाँ पर इस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह, अपूर्ण विराम या लाघव चिन्ह? तो शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन दा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है लाघव का चिन्ह, पूर्ण विराम का चिन्ह, कोष्ठक का चिन्ह या अपूर्ण विराम का चिन्ह? दोस्तों, शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह कौन सा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता ही है कौन सा है, कोई भी प्रश्न जब पूछते हैं तो उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, तो ऑप्शन दा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है? य, र, ल और व। तो यहाँ पर आप देखिए र दिया हुआ है, ल दिया हुआ है, व दिया हुआ है, लेकिन या नहीं, तो ऑप्शन आ जो है व ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक कहानी का, एक कविता का, एक निबंध का या एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का? तो एक घंटी की जो शैक्षिक सामग्री होती है जिसमें हम पढ़ाते हैं वही होती है पाठ्य वस्तु, तो ऑप्शन दा जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, आनंद का विलोम शब्द क्या है? विष, विष तो अमृत का होता है, विषाद, अवनी, अर्पण? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ब, विषाद, हर्ष विषाद या आनंद विषाद। क्वेश्चन नंबर 11 है, विरोध शब्द का विलोम है किसी का विरोध करना, इसका ऑपोजिट क्या होगा? किसी का समर्थन करना, तो ऑप्शन सा जो है समर्थन करना ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स, श, श और ह व्यंजन कहलाते हैं, तीनों श और ह क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जब हम इनको अपने मुख से बोलते हैं या ये शब्द जब बाहर निकलते हैं, ये अक्षर, तो मुख से ऊष्मा निकलते, जैसे कि श, श, श और ह, तो इसीलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, अय शब्द का अर्थ है सर्प, शार्दूल, नृप या फिर भौरा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर आ सर्प। 2016 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्थावर का विलोम शब्द है सचल, चेतन, चंचल या जंगम। तो स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। ऑप्शन द जो है ये सही जाएगा। 2016 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी या फिर कुमुदिनी। राइट शब्द है ऑप्शन नंबर बा कुमुदिनी। ये क्वेश्चन कई बार यूपी टेट में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। सुपर टेट में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो श्रृंगार शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आगे के एग्जाम के लिए भी। तो ऑप्शन सा में जो लिखा हुआ श्रृंगार है ये सबसे शुद्ध रूप है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, भाषा संचार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र वर्मा का, सुमित्रा नंदन पंत का या बाबूराम सक्सेना का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा सुमित्रा नंदन पंत का। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो देवनागरी लिपि जो लिपि लिखी हुई है हिंदी आप देख रहे हो देवनागरी लिपि है, तो जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, यानी कि जो शब्द हम बोलते हैं वही लिखते हैं। इसके बाद देखिए हिंदी की और क्या विशेषता, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है, यानी कि बिल्कुल क्लियर होता है सब कुछ। इसके बाद ऑप्शन द को हम पहले पढ़ेंगे, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, जैसे क हो गया, ख हो गया। अब ख की जगह पर कोई और ध्वनि नहीं आएगी, क की जगह पर कोई और ध्वनि नहीं आएगी क से। तो इसके अलावा देखिए अब ऑप्शन सा जो है सिरो रेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, तो ये गलत है। तो यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है यही पूछा है। जबकि आपको पता है कि सिरो रेखा ये जो हम लाइन खींचते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, शब्द की सुंदरता इसी से बढ़ती है। तो इसीलिए ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? व्यंजन, शब्द, स्वर या वर्ण? तो वर्ण यानी कि अक्षर सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन द जो है ये सही हो जाए। कहीं कहीं ध्वनि भी देता है तो वो भी सही है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुग्रह शब्द का विलोम है आग्रह, संग्रह, ग्रहण या विग्रह। दोस्तों अनुग्रह का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अब्ज शब्द का अर्थ है शंख, कमल, कपूर या उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर अब्ज नहीं बल्कि अम्बुज होगा। यहाँ पर बा पर छोटा ऊ की मात्रा रहेगी, यहाँ पर इस तरीके से ये अम्बुज होगा, इस तरीके से अम्बुज। यहाँ पर आ के ऊपर बिंदी और ये जा अम्बुज, और अम्बुज का अर्थ होता है शंख। तो ऑप्शन आ यहाँ पर केवल सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन आ केवल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि क से म तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो क से म तक के जितने व्यंजन है सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। बाकी उस व्यंजन आपको पता ही है, श, श और हा होते हैं, अंतस्थ या, रा, ला और वा होते हैं। संयुक्त में आपको पता ही है छ, त्र, ज्ञ और श्र होता है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? जलधि, पयोधि, उदधि या उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? गिरिराज, गिरिजेश, हिमाद्री या नगराज। राइट आंसर दोस्तों है गिरिजेश। ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? महाश्वेता, वीणापाणी, भारती या पद्मा। तो दोस्तों महाश्वेता, वीणापाणी यानी कि वीणा को धारण करने वाली, भारती ये सब पर्यायवाची सरस्वती के, लेकिन पद्मा नहीं है। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन निशाकर यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? ललाम, चारू, मंजूषा या मंजुल। तो सही शब्द है ऑप्शन नंबर सा मंजूषा। क्वेश्चन नंबर 28 है, उज्जवल का समानार्थी है धवल, स्वच्छ, कुंठा या फिर पवित्र। दोस्तों यहाँ पर सही समानार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ धवल, उज्जवल। तो यह धवल इसका पर्यायवाची हो जाएगा उज्जवल का। और उज्जवल कैसे लिखते हैं इसको भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा गया। दोनों आधा जा होते हैं, इसमें पूरा जा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऊर्जा का समानार्थी शब्द है तीक्ष्ण, उष्णता, तीव्रता या ओज। तो दोस्तों जो ऊर्जा का समानार्थी शब्द है वह है
ऑप्शन नंबर द ओज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं अवबोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, आ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गृह कार्य में जो प्रश्न दिए जाते हैं वो बच्चों को नॉलेज के लिए दिए जाते हैं, उनके ज्ञान में वृद्धि हो और जो पढ़ाया जा रहा है उनको समझ में भी आए। तो ऑप्शन सा जो है आ और ब दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है वाचन शिक्षण की विधि है। तो वाचन मतलब बोलना, तो ये संप्रेषण की विधि है, अनुकरण की विधि है, आ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा आ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 32 है मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य होता है मनन शक्ति का विकास करना, तार्किक योग्यता का विकास करना, आ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा आ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 है लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल या उपयुक्त सभी। तो लेखन कौशल शिक्षण की जो प्रमुख विधि है वो लिखने का कौशल विकसित करना है, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है वाचन शिक्षण का उद्देश्य होता है बोलने के कौशल के लिए, पढ़ने के कौशल के लिए और ब दोनों। दोस्तों जो वाचन होता है मतलब बोलना, बोलने का कौशल तो ये होता ही है, साथ ही इसमें पढ़ने का कौशल भी होता है, तो ऑप्शन 7 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है यार अलावा कौन से व्यंजन है ऊष्म अंतस्थ संयुक्त या द्विगुण। तो ये अंतस्थ व्यंजन है, आपको पता ही है, या रा ला और वा। और उसमें कौन है तीनों शा और हा। क्वेश्चन नंबर 36 है द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी या इनमें से सभी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह इसके अर्थ ये तीनों ही होते हैं। तो द्विज शब्द का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है। 2015 और 18 में ये क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 37 है लिपि विकास का प्रथम सोपान है चित्रलिपि, वर्ण लिपि, अक्षर लिपि या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ चित्रलिपि। लिपि विकास का प्रथम सोपान चित्रलिपि है। सबसे पहले चित्रलिपि में ही भाषा लिखी जाती थी। यह हम ये कह सकते हैं कि आप देखोगे पहले गुफाओं में जो आदि मानव होते थे विभिन्न प्रकार के चित्र बनाते थे। तो इस चित्रलिपि सबसे पुरानी लिपि है, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है जंगम का विलोम क्या। अभी आपने देखा है इन्हीं क्वेश्चंस में कि स्थावर का विलोम क्या है, जंगम है, तो यहाँ पर उल्टा पूछ लिया जंगम का विलोम क्या है, स्थावर है 2015 में। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये यूपी टेट में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है दिन का विलोम है रात, समय, शाम या स्थिर। तो दिन का विलोम है रात, ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं आनंद का पर्यायवाची है स्पृहा, सहकार, प्रमोद या प्रमाद। तो आनंद का पर्यायवाची है प्रमोद, ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं इंद्र का पर्यायवाची है महेश, पुरंदर, देवासुर या महिषुर। तो इंद्र का पर्यायवाची दोस्तों है पुरंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये अक्सर बच्चों को याद नहीं रहता है, तो आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है तरंग का पर्यायवाची है काया, क्षीण, प्रतिकृति या उर्मी। तो तरंग का पर्यायवाची है उर्मी, ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं दास का पर्यायवाची है सेवक, किन्नर, नायक या साथी। तो राइट आंसर है सेवक, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है विभावरी का पर्यायवाची है तपसा, चंद्रिका, तरणी या फिर क्षणदा। तो राइट आंसर है क्षणदा, ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि मतलब आग, तो पावक, अनिल, वैश्वानर या कृषाणु। तो जो अनिल है यह अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अनिल मतलब वायु होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कतिपय का समानार्थी है शायद, अनेक, कुछ या थोड़ा। तो इसका सही समानार्थी शब्द है कुछ। क्वेश्चन नंबर 47 है अर्ध विराम होता है विस्मय का द्योतक, प्रश्न का द्योतक, पूर्ण विराम से कम या अवतरण का द्योतक। दोस्तों जो अर्ध विराम होता है यह पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम समय के लिए रुकते हैं वहां पर, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है विराम का शाब्दिक अर्थ होता है थकान, व्यायाम, आराम या ठहराव। तो विराम का मतलब होता है ठहराव, ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है पूर्ण विराम से अभिप्राय है बीच में रुकना, पूरी तरह रुकना, थोड़ी देर के लिए रुकना या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरीके से विराम, ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं लघु का विलोम है भारी, बड़ा, वजन या गुरु। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर द गुरु। लघु का विलोम होता है गुरु। क्वेश्चन नंबर 51 है पर्वत का पर्यायवाची है या समानार्थी है पादप, कूट, आगार या फिर घन। राइट आंसर है कूट। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है पुष्कर, दिव्य, श्रांति या व्योम।
तो सही शब्द दोस्तों है ऑप्शन नंबर सा श्रांति। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। नूतन का विलोम, नूतन मतलब नया होता है, तो इसका विलोम क्या होगा? पुराना, नवीन, पुरातन या प्राचीन। तो सही शब्द होगा नूतन का पुरातन, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है। यह वर्ण है उत्क्षिप्त, अंतस्थ, संयुक्त या ऊष्म। तो यह अलावा कौन से वर्ण होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है सुंदर लेखन, शीघ्र लेखन, देखकर लिखना या सुलेख शब्द लिखना। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो सुलेख होता है इसका मतलब होता है सुंदर लिखना। ऑप्शन आ जो है सही जगह 2019 में पूछा गया। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 है। ज्ञ वर्ण किन शब्दों के योग से बना है? तो ज और य से मिलकर के बना हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? इसमें से कौन सा शब्द है जो गलत लिखा गया है? अत्युत्तम, अभ्युदय, अत्यधिक या अन्वय। दोस्तों अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, इस तरीके से अत्यधिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है। जल शब्द में समाहित स्वर है। तो जल में ज, अ, ल में भी अ आ रहा है, यानी कि अ है। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप देखिए एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। कलम पकड़ने की सही विधि कौन सी है? पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़ना, पहली उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ना, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना, और यही सही तरीका है कलम को पकड़ने का। और हमें से मैक्सिमम लोग इसी तरीके से पेन को पकड़ते हैं और लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है ल, र, य, व, र, ढ या फिर ड, ढ या फिर छ और ज। राइट आंसर है य और व को हम अर्ध स्वर कहते हैं। तो याद रखिएगा। इस तरीके से आपने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए दोस्तों। आपको पवन सीरीज के सारे क्वेश्चंस, रतन सीरीज के सारे क्वेश्चन, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको सारे के सारे विषयों की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर दोस्तों बराबर सारे विषयों की हम वीडियोस भी डालते हैं, तो आप प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने प्रिय मित्रों को वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और कोई वीडियो नहीं मिल रही है, कोई समस्या, तो आप कमेंट करिए, आपको हम उसका रिप्लाई देंगे। चैनल से बने रहिए दोस्तों।